हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े होंगे और हमारे वीडियो को देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा रहे होंगे। लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम लोग क्लास 9 के लिए खाद्य संसाधन पौधे चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में शुरुआती दौर में हम लोग देखते हैं कि खाद्य संसाधन भोजन हमें किन तरीकों से मिलता है मनुष्य को, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो भोजन हमारे शरीर के लिए काफी आवश्यक है। इसके द्वारा हमारे द्वारा लिए गए भोजन के अंदर ढेर तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, है ना। तो ये सब के अलग अलग कार्य हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति को बनाए रखता है। प्रोटीन हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत तथा हमारे वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है। इसी तरह से वसा संचित भोजन के रूप में काम आता है। विटामिन हमें विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाने का कार्य करता है और खनिज लवण हमारे शरीर को संतुलित रखता है। सारे अंग सही रूप से काम कर पाते हैं इसकी उपस्थिति के कारण। तो इन कारणों से भोजन हमारे लिए क्या है, अति आवश्यक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग भोजन के लिए प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से दोनों हालत में भोजन के लिए हम लोग पौधे पर आश्रित होते हैं। तो हमारी निर्भरता पौधे पर है। तो कह सकते हैं कि पौधा जो है इस प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत है सभी जीव जंतुओं के लिए, जो इस पर आश्रित होते हैं और इन्हीं से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। इस पृथ्वी पर दो तरह के जीव होते हैं, एक तो स्वपोषी और दूसरा परपोषी। स्वपोषी जीव वैसे जीव होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं वातावरण में उपस्थित पदार्थों से कर लेते हैं, जबकि परपोषी या विषमपोषी वैसे जीव हैं जो वातावरण में मौजूद पदार्थों का उपभोग स्वयं नहीं कर पाते हैं। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर ऊर्जा स्रोत के लिए आश्रित होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्या है, पौधे पर आश्रित है। आज से हम लोग पीछे चले जाते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। तो उस समय हमारे पास जमीन की बहुलता थी, है ना। जमीन की बहुलता होने के बाद हमारी आबादी भी कम थी, लेकिन सारी आबादी को समुचित भोजन, सभी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाते थे। इसके पीछे वजह था कि हमारे उत्पादन क्षमता में कमी थी। हम अत्यधिक उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। हमारे पास कुछ चीजों की कमी थी, है ना, जिसके वजह से हमारी खेतों से उपज कम होती थी। तो इस चीज को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने उन्नत बीज का आविष्कार किया, उर्वरक का प्रयोग करना शुरू किया, कीटनाशक, पीड़कनाशी, रसायनों के प्रयोग से हमारी उत्पादन क्षमता जो है वह बढ़ गई और हमारे देश में, पूरे विश्व में हरित क्रांति आई। मतलब अनाज के उत्पादन में जो आशातीत वृद्धि होती है उसे ही हरित क्रांति होती है। इसी तरह से हम लोगों ने दाल के उत्पादन में वृद्धि, अंडों के उत्पादन में वृद्धि, दूध के उत्पादन में वृद्धि की। सभी के लिए अलग अलग प्रयोग किए गए हैं टर्म का, है ना। तो यहाँ अनाज के उत्पादन के लिए क्या है, हरित क्रांति का प्रयोग है। हम लोगों को अभी इधर देखना है। तो हम लोगों ने देखा फसल उत्पादन को देखें, है ना। तो फसल उत्पादन में हम लोगों ने समझा कि फसल उत्पादन में देखा कि कैसे हम लोगों ने फसल के उत्पादन को वृद्धि किया। तो हमारे जो फसल होते हैं उसके कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो है वो अनाज है ना। तो अनाज में हमारा चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, है ना, गेहूं, ये सब हमारे अनाज फसल होते हैं। हम लोग ज्यादा मात्रा में इन फसलों का उपभोग करते हैं। दाल वाली फसलें, है ना, दाल बहुत तरह के दाल है, अरहर, मसूर, मूंग, राहड़, है ना, इस तरह के दाल है। तेल वाले फसल सूरजमुखी हो गया, सरसों हो गया, है ना, बादाम है। इस तरह के बहुत सारे फसल जो है हमें तेल को प्रदान करते हैं। चारा फसल में जई है, सूडान है, बारसीम है। इस फसलों का उपयोग हम लोग अपने पालतू पशुओं को भोजन उपलब्ध कराने में करते हैं। अब भारत को देखें तो भारत में हर समय एक समान जलवायु होती नहीं है और एक समान जलवायु नहीं होने के वजह से हम लोग भोजन के लिए एक समान जलवायु नहीं होने की वजह से अलग अलग समय में अलग अलग फसलों का निर्माण करते हैं या उत्पादन करते हैं। तो
जैसे हमारे यहाँ वर्षा है ना, ग्रीष्म और शरद, ये 3 मुख्य ऋतुएं हैं। तो इस हिसाब से ही हमारे पास 3 प्रकार की फसलें। फर्स्ट है खरीफ फसल, इसका उत्पादन वर्षा ऋतु में किया जाता है। धान, ज्वार, बाजरा, मकई, कपास, ईख, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब वर्षा ऋतु में लगाए जाने वाले कुछ फसलों के नाम है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन फसलों को लगाने का समय तो हमारे यहाँ वर्षा ऋतु का आगमन जून जुलाई में होता है ना, तो इसे जून जुलाई में लगाएंगे। कोई भी मौसमी फसल जो होते हैं वो 3 से 4 महीनों के लिए होते हैं, तो इस हिसाब से इनकी कटाई जो है वो अक्टूबर से दिसंबर तक चलती है। हम लोग फसल को काट करके अपने घरों में भंडारित करते हैं। दूसरा है रबी फसल, इसका उत्पादन शीत ऋतु में किया जाता है, जैसे कि गेहूं, चना, तीसी, मटर, सरसों, है ना। और शीत ऋतु का काल क्या है, तो यह अक्टूबर महीने से या अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और इसे फरवरी मार्च तक काटा जाता है। ग्रीष्म फसल, तो इस तरह की फसलें जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाती है। जून, मार्च से लेके जून के बीच में इन्हें लगाया जाता है और इन फसलों की कटाई जो है उसी हिसाब से जोड़ करके हम लोग करेंगे। तो इन फसलों में मुख्यतः जो है दलहन फसलें आती है, या फिर वैसे क्षेत्र जहां सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था है तो उस क्षेत्र में धान, गेहूं जैसी फसलों को भी लगाया जाता है। ठीक है। अब हमारे यहाँ फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है ना। पिछले हिसाब से देखें तो हमारा उत्पादन, हमारे जमीन घटते जा रहे हैं, लेकिन उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ती जा रही है। इस उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ मुख्य गतिविधियों को हम लोगों को करना पड़ता है। उस गतिविधि की वजह से ही हमारे फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। तो सबसे पहला है कि हमारे फसल के किस्मों में सुधार करना होता है। फसल के उत्पादन का पूर्णतः प्रबंधन किया जाता है। माने उत्पादन करेंगे, कब सिंचाई होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, ऐसा का ध्यान रखना है। साथ में उर्वरक का प्रयोग, कीटनाशक का प्रयोग, तो ये सब फसल उत्पादन प्रबंधन में आ जाएगा। फसल सुरक्षा प्रबंधन, है ना, जानवरों से, पीड़कों से बचाने के लिए हम लोग फसल सुरक्षा प्रबंधन का प्रयोग करते हैं। तो अब है कि हमारी फसल की किस्मों में सुधार किस तरह से हुआ, है ना। तो हमारी फसल की किस्मों में सुधार हम लोगों ने क्या किया, समुन्नत किस्मों का विकास किया। तो समुन्नत किस्मों का विकास करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पादप संकरण करते हैं। पादप संकरण क्या है, तो पादप संकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम लोग 2 विभिन्न नस्लों को आपस में क्रॉस कराकर एक नए फसल का निर्माण करते हैं। तो जब हम लोग 2 विभिन्न फसलों को, है ना, जो एक ही जाति के हों, उनको आपस में जब क्रॉस कराते हैं तो देखते हैं, उनकी गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, और जब वो मिलेंगे तो बेहतर गुणवत्ता वाले फसल का निर्माण होगा, है ना। तो पादप संकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग 2 विभिन्न नस्लों को आपस में मिलाकर एक नए नस्ल का निर्माण करते हैं। अब जो नया नस्ल बनता है उस नस्ल को संकर या हाइब्रिड नस्ल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, संकर या हाइब्रिड नस्ल कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से समुन्नत किस्मों जो हम लोग बनाते हैं उसमें गुण क्या हो सकते हैं, अंदाजा भी लगा सकते हैं कि उनकी उत्पादन क्षमता जो होगी उच्च होगी, उनमें पोषक तत्वों की मात्रा जो होगी वो अधिक होगी, उर्वरक के प्रति उनमें अनुरूपता पाई जाएगी, उर्वरक से अपने आप को तालमेल बैठा सकते हैं, उनमें रोग निरोधी क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होगी वो हमारे सामान्य फसलों के तुलना में ज्यादा होगी। अब जो हम लोगों ने विकास किया है समुन्नत किस्म, वो कई प्रकार के होते हैं। एक है अंतरा किस्मीय। अंतरा किस्मीय में क्या है कि हम लोग पौधे के विभिन्न किस्मों के बीच, एक ही जाति के 2 विभिन्न पौधे के किस्मों के बीच में हम लोग क्रॉस कराते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ चावल के दाने छोटे हैं, कुछ चावल के दाने बड़े हैं, तो छोटे दानों को बड़े दानों के बीच में क्रॉस करा करके एक नई जाति का विकास, तो अंतरा किस्मीय हुआ। जो एक ही देश की जाति के पौधे हैं, अंतरा स्पीसीज, इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके जीनस को एक रखते हैं, जेनरा को एक रखते हैं, लेकिन विभिन्न जातियों के बीच में क्रॉस करा देते हैं, तो यह अंतरा स्पीसीज हो जाता है, अंतरा वंशीय। तो इसमें हम लोग वंश को बदल देते हैं, यानी कि जेनरा को बदल देते हैं, तो अलग अलग जेनरा के बीच में आपस में क्रॉस करा करके एक नई प्रजाति का विकास करते हैं, तो वह कहलाता है अंतरावंशीय। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं
कि अगर हमारे फसल में मान ले कि हमारे चावल में जो है वह सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पाया जाता है, विटामिन ए नहीं पाया जाता है, तो वैसे पौधे का चुनाव करेंगे जिसमें कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में है और उसके डीएनए को, है ना, जिसमें विटामिन ए वाले गुण मौजूद है, यानी कि उस जीन को हम लोग इस पौधे में समावेशित कर देंगे। तो इस वजह से हमें एक नए फसल की प्राप्ति होती है जिसे गोल्डन राइस कहते हैं, है ना। तो यानी कि ऐच्छिक डीएनए का समावेशन करके भी हम लोग अपने फसल की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, यानी एक नई जाति का विकास कर सकते हैं। अब एक शब्द है पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग। पादप प्रजनन का अर्थ है कि अपने नस्ल को सुधारने के लिए, समुन्नत किस्मों के विकास करने के लिए जितनी प्रयोग को हम लोग करते हैं वो सभी को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, प्लांट ब्रीडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आगे हम लोग देखेंगे समुन्नत किस्मों के गुण, है ना। हमारे पास जो फसल है उन फसलों के, समुन्नत फसलों के गुण क्या क्या है। जो हम लोग नए फसल को बनाए हैं उनकी उपज क्या है, उच्च है। तो इस तरह के फसलों को हाई यील्डिंग वैरायटी भी कहा जाता है, HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी, है ना, उच्च उपज वाले फसल। इन फसलों में समुन्नत किस्मों के फायदा है कि इनकी समय अवधि कम होती है। जैसे सामान्य फसल जो है वो 3 से 4 महीने ले रहा है, तो 2.5 से 3 महीने में ये परिपक्व हो जाएगा, यानी कि पूर्व परिपक्वता का गुण पाया जाता है। इसके वजह से किसान बचे हुए समय में दूसरे फसल को लगा करके अपने समय को बचा सकते हैं, है ना। तीसरा है खाद का बेहतर असर। समुन्नत किस्मों पर जब हम लोग खाद का प्रयोग करते हैं तो उन पर बेहतर असर होता है और उत्पादन क्षमता बढ़ती है। वांछित गुणों की उपलब्धता, हम लोग इसके द्वारा, जैसे कि हम लोगों ने डीएनए का समावेशन किया, तो इन सारे तकनीकों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इच्छित गुणों को फसल में समावेशित कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बौनी प्रजातियों का विकास कर सकते हैं। इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, बौनी प्रजातियों का विकास करेंगे, फसल के पौधे छोटे होंगे, नुकसान कम होगा और उत्पादन क्षमता बेहतर होगी। इस तरह के फसल में विस्तृत अनुकूलनशीलता पाई जाती है। अलग अलग मौसम में ये अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं और उत्पादन क्षमता हमारी बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ समुन्नत किस्मों के फायदे ही नहीं है, कुछ नुकसान भी है, दोष भी है और हानि भी है। यानी कि इसमें क्या हानि है, तो सबसे पहले उच्च कृषि निवेश। हमारे इन फसलों के बीजों को खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, निवेश बढ़ जाता है ना। इसके अलावा इनमें सिंचाई की उचित व्यवस्था, सुरक्षा की उचित व्यवस्था करनी पड़ती है। इस वजह से इसमें निवेश बढ़ जाते हैं। फसल के पौधे छोटे होते हैं, इस वजह से चारे की प्राप्ति कम होती है। खरपतवार नियंत्रण की अधिक आवश्यकता होती है ना। अलग अलग प्रकार के कीट इनके ऊपर आक्रमण करते हैं, इस वजह से ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन इसके बावजूद भी समुन्नत किस्म हमारी उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहे हैं। इस वजह से हमें समुन्नत किस्मों के प्रयोग पर जोर देना चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी पर के प्रयोग पर जोर देना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहें।